स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस भाग में पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के काफ़ी टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं और आज देखते हैं कौन से नए पॉइंट्स हम लोगों को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट के साथ में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक हम लोग लेते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। तो ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ताप जो होता है आपका घट जाता है। ताप बढ़ने से ससंजक बल का मान घट जाता है, इसके कारण पृष्ठ तनाव भी घट जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक ताप पर अगर आपसे पूछा जाए तो पृष्ठ तनाव उस पर शून्य होता है, जीरो कहेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं प्रदूषण का इफेक्ट ऑफ द कंटामिनेशन। यदि किसी भी द्रव की कोई सतह है, उसके अगर ऊपर कोई धूल, कोई चिकनाई जैसे ग्रीस हो या तेल वगैरह हो, तो उससे पृष्ठ तनाव भी उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। ध्यान रखिए, प्रदूषण का इफेक्ट है। थर्ड पर आते हैं विलय का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ द सॉलिड। ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ आप उसमें घोल रहे हैं, जो चीज़ आप उस द्रव में घोल रहे हैं, वो किस तरीके से घोल रहे हैं। जैसे नमक की अगर बात करें तो नमक को घोलने से पृष्ठ तनाव आपका बढ़ जाता है। वहीं पर अगर आप उसमें साबुन वगैरह घोलते हैं, सोप वगैरह घोल रहे हैं, तो उससे उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ओके, तो ये सब थे इफेक्ट पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। और एक पॉइंट, इस पॉइंट के साथ में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब पूछते हैं सम द फिनोमेना बेस्ड ऑन द सरफेस टेंशन। कुछ ऐसी घटनाएं जो पृष्ठ तनाव पर बेस्ड होती है, यानी पृष्ठ तनाव पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। और काफ़ी सारी घटनाएं हैं, तो जनरली जो हम लोगों के दैनिक जीवन में होती हैं उनको आप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कांच की छड़क है, अगर कोई कांच की छड़ को अगर आप गोल गर्म करते हो तो गर्म करने पे वो गोल हो जाती है। कारण यही है कि गर्म करने पर कांच पिघलकर द्रव बनता है, लिक्विड बनेगा, और पृष्ठ तनाव से द्रव अपने स्वतंत्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कम से कम करने का प्रयास करता है, और इसीलिए वो उसका जो न्यूनतम क्षेत्र होता है वो गोलाकार पृष्ठ का होता है। इसलिए जितने भी सिरे हैं वो सब कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। सेकंड पर आते हैं, सुई जल पर तैरती रह सकती है। बहुत से लोग इसे सोच समझ रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। नहीं, आप एक कागज़ लीजिएगा, एक सोख्ता कागज़ लीजिएगा, उस सोख्ता कागज़ के ऊपर इस सुई को रखिएगा और उस सोख्ता पेपर को आप पानी के सरफेस पे रखिएगा। देखिएगा आप जो कागज़ है वो कुछ देर गीला होकर डूब जाएगा, लेकिन सुई जो पानी पर तैरती रहेगी। इसका कारण भी जल का पृष्ठ तनाव है। एक पॉइंट और कहना था आप लोगों से कि सफलता या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो कमांड होता है वो केवल 1 लेक्चर या 2 लेक्चर या 3 लेक्चर से नहीं होता। आपको एक-एक पॉइंट, एक-एक वीडियो आपको अपने अंदर इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से सागर की एक-एक बूंद इकट्ठा करने पर, पानी की एक-एक बूंद इकट्ठा करने पर सागर बनता है। ठीक उसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सफलता। किसी भी सब्जेक्ट में महारत आपको तभी मिल सकती है, आप किसी भी सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट तभी हो सकते हैं जब हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। तो इसी तरह के अच्छे-अच्छे पॉइंट्स को अपने साथ बना के रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थर्ड पर आते हैं, साबुन मिले जल से कपड़े अच्छी तरह से साफ होते हैं। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कॉज़ आपका सरफेस टेंशन होता है। यही नहीं, अगर टूथपेस्ट के झागों का पृष्ठ तनाव भी कहा जाए तो वो भी जल से कम होता है, इसीलिए दांतों के जो पूरे क्षेत्रफल हैं उनकी वो अच्छे से सफाई कर देता है। तो जहाँ कहीं भी आप देखना चाहें, इसी तरह से आप ले सकते हैं कि द्रव को फाड़ने पे ठंड उत्पन्न होती है, ठंडक लगती है। ठीक है ना, पारे की छोटी बूंद गोल होती है, अगर बड़ी बूंद की कही जाए तो वो चपटी हो जाती है। ये सब, इन सभी कारणों के पीछे आपका जो मेन कारण है वो आपका सरफेस टेंशन। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, तो आज बात करेंगे स्पर्श कोण के बारे में। तो स्पर्श कोण यानी इसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। सबसे पहले देख लें कि द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस के पृष्ठ पर द्रव के भीतर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण होता है उस कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। तो जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले प्योर गिलास लिया गया है। ग्लास की सरफेस है और सरफेस के साथ में जो हम यहाँ पर लिक्विड देख रहे हैं, यहाँ पर आप लिक्विड देख पा रहे होंगे, ये मरकरी लिखा हुआ, यहाँ पर ये वाटर के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले सरफेस पे आप ध्यान दे दीजिएगा। सरफेस जो सतह है इसकी कैसी है, आप इस तरीके से है, जबकि लिक्विड जल की अगर कही जाए तो उसकी सरफेस इस तरह से है। जो डेफिनेशन थी एंगल ऑफ कांटेक्ट की, उसमें क्या था कि द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ के अंदर खींची गई रेखा। ठीक है, तो द्रव की सरफेस की स्पर्श रेखा तो ये है, अगर इसकी बात की जाए, और इसकी सतह नीचे की तरफ है तो उसकी सरफेस ये है। सेकंड में, अब ठोस के पृष्ठ पर आपको सरफेस रेखा, स्पर्श रेखा खींचनी है, लेकिन कहाँ खींचनी है, द्रव के भीतर। तो द्रव ऊपर तो है नहीं, द्रव कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो द्रव के अंदर ये आपने एक स्पर्श रेखा खींची। अब इन दोनों के बीच में ये एंगल जो बनना है, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक इसी तरह से द्रव के भीतर खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये इनके बीच में बनने वाला कोण थीटा। ठीक है, तो ये है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको हम कहते हैं स्पर्श कोण। तो जो भी स्टूडेंट इन नोट्सों से अपने पास नोट्स रजिस्टर तैयार कर रहे हैं, वो उन डायग्राम्स को भी ज़रूर बना लिया करें, स्क्रीन को रोक कर वहाँ से उनके पॉइंट्स बना लिया करें और अपने पास में इकट्ठा करते चलें। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है कि अब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है किस किस तरह से डिपेंड करती है। जैसे आपको बताया था कि अगर कांच के गिलास में जल हम भर दें और जल को फैला दें, तो देखते हैं कि द्रव की छोटी छोटी बूंदें यानी जल की छोटी छोटी बूंदें कांच की सतह पर चारों तरफ चिपक जाती हैं, यानी उससे
उसके बीच में ससंजक बल काम कर रहा है, ठीक है। और वहीं पर अगर मरकरी को लें तो मरकरी कांच को नहीं भिगोता, तो यहाँ पर वे सभी द्रव शामिल कर लिए गए हैं जो कांच को भिगोते हैं, यानी ठोस को भिगोते हैं, और यहाँ पर जो ठोसों को नहीं भिगोते हैं। तो उनके लिए अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात की जाए तो थीटा उसका मान 90 डिग्री से कम होता है, और पृष्ठ उसका कैसे होगा, अवतल, जैसे आपने देखा था जल का अवतल पृष्ठ इस प्रकार से था। वहीं पर अगर पारे की बात करें तो पारा जो है वो ठोस को नहीं भिगोता है, तो उसके लिए थीटा का जो मान है, द वैल्यू ऑफ थीटा इन कॉन्टैक्ट एंगल का जो वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है, और उसका पृष्ठ कैसा होता है, उत्तल होता है, जैसा आपने देखा था इस तरीके से सरफेस उसकी थी। वहीं पर स्पेशल पॉइंट है चांदी व जल के लिए अगर एंगल देखा था थीटा का मान 90 डिग्री होता है, यानी पृष्ठ बिल्कुल क्षैतिज होता है, ना उत्तल होता है, ना ही आपका अवतल होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, स्पेशल है तो इसलिए चांदी और जल के लिए ध्यान रखिएगा। बाकी तो अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जल जैसे के लिए लिया जाएगा जो द्रव को जो ठोसों को भिगोते हैं, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वो ठोसों को नहीं भिगोते हैं, जैसे आपका मरकरी। अब बात करते हैं बूंद तथा बुलबुले में दाब आधिक्य के बारे में। टेम्परेचर आपका प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ अ बबल्स। तो यहाँ पर कई तरह के बबल्स हैं, काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर कहीं पर 2T आ जाता है, कहीं पर 2T अपॉन कैपिटल आर का यूज़ करने लगते हैं, कहीं पर 4T अपॉन कैपिटल आर का यूज़ करने लगते हैं। तो आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये सब डाउट आपके क्लियर होने आ रहे हैं, और हर एक एग्जामिनेशन में खासतौर से पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम में तो कंफर्म है कि इसके ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन आपको सरफेस टेंशन का मिलना ही मिलना है, और बबल्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव की बूंद के भीतर बने दाब आधिक्य के बारे में। आइए देखिए इस डायग्राम को समझते हैं। उस डायग्राम में जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये एक द्रव की बूंद है, और इस बूंद की रेडियस है कैपिटल आर। सभी लोग जो भी इसके नोट्सों को बना रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से इस चित्र को बना लीजिएगा। तो इसमें कैपिटल से आर से ही इसकी रेडियस दिखाई गई है, और इसके अंदर का दाब पी प्लस स्मॉल पी है, और बाहर का आपका दाब प्रेशर पी के बराबर है, कैपिटल पी के बराबर। तो यहाँ पर जो दाब आधिक्य है, इस एक्स्ट्रा दाब के कारण इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा कितनी त्रिज्या में वृद्धि होती है, डेल्टा आर त्रिज्या में थोड़ी सी और वृद्धि कर दी जाए तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, इसका मान हमें पता करना होगा। और ये जो किया गया दाब आधिक्य है, यहीं से इसका प्रेशर का वैल्यू को हम पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि माना बूंद के बाहर का दाब आपका कैपिटल पी है, और बूंद के अंदर का दाब पी प्लस स्मॉल पी। इस प्रकार बूंद के अंदर जो दाब आधिक्य एक्सेस जो दाब आपका निकलेगा, यानी पी प्लस स्मॉल पी में से माइनस कर दीजिए कैपिटल पी को, तो पी से पी खत्म हो जाए। तो एक्सेस प्रेशर है वो किसके बराबर है, स्मॉल पी के बराबर है। केवल आपको यहाँ से ये समझना है। अब यह दाब आधिक्य बूंद को जो बाहर की ओर कितनी दूरी तक पुश करेगा, डेल्टा आर दूरी तक उसका और विस्तार करेगा। लेकिन ये इतना डेल्टा आर इतना सूक्ष्म होता है कि इसके कहें कि दाब अंदर का चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बूंद के जो अंदर के दाब है वो आपका अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यही दाब आधिक्य के कारण जो कार्य किया गया है उस कार्य का ही वैल्यू आपको पता करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम कार्य का सूत्र लगाएंगे। कार्य इक्वल्स टू होता है, यानी वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या कार्य इक्वल्स टू बल गुणा विस्थापन से आप देखेंगे। तो यहाँ से देख पाएंगे कि सबसे पहले हमने दाब आधिक्य और विस्थापन को लिया, तो दाब आधिक्य इंटू क्षेत्रफल, और यहाँ पर आपका विस्थापन लिया। दाब आधिक्य की वैल्यू पी, और क्षेत्रफल क्योंकि ये आर त्रिज्या है तो पृष्ठ क्षेत्रफल लिया जाएगा, चूंकि बूंद गोलाकार है इसलिए 4 पाई r² लिया जाएगा। जितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है विस्थापन ले लिया डेल्टा आर के बराबर। अब ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि है डेल्टा ए की वैल्यू पता करने के लिए आपको जो नया गोला बना जिसकी रेडियस कितनी हो गई, 4 प्लस आर डेल्टा आर के बराबर उसकी रेडियस हो चुकी है, तो उसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होगी 4 पाई r प्लस डेल्टा आर² के बराबर, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। माइनस कर दीजिए प्रारंभिक क्षेत्रफल को, तो माइनस 4 पाई r²। अब आप आर प्लस डेल्टा आर का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप ओपन करेंगे, तो यहाँ से आपको मिले a² प्लस b² प्लस 2ab। तो वहीं से ये वाला जो फैक्टर है आपके पास में आएगा r² प्लस डेल्टा r² प्लस 2r इंटू डेल्टा आर। क्लियर दैट। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर 4 पाई का मल्टीप्लाई सभी के साथ में होगा, तो 4 पाई r² आएगा, प्लस में दूसरा फैक्टर 4 पाई डेल्टा r² आएगा, और साथ में तीसरा आएगा प्लस लगाते हुए 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी 8 पाई r इंटू डेल्टा आर। और बाद वाला फैक्टर जो है वो माइनस का 4 पाई r² एज इट इज़। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 4 पाई r² और ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। वहीं पर अगर इस वैल्यू की अगर बात करें तो ये मान बहुत सूक्ष्म है। इस मतलब ये हुआ, अगर आप थोड़ी देर के मान लीजिए कि आर की वैल्यू 0.02 सेंटीमीटर हो या कोई भी वैल्यू दे रखी है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू और भी सूक्ष्म हो जाएगी और भी छोटी हो जाएगी। इसलिए डेल्टा आर का मान बहुत छोटा होने के कारण उसका स्क्वायर कर दिया तो और भी छोटा हो जाएगा, तो उसको ऐड करने से कोई इस पर इफेक्ट पड़ने का नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसको छोड़ने पर केवल अब आपके पास में बचेगा, इसको हटा दीजिए, यानी कहने का मतलब आपका r² खत्म हो जाएगा, और ये तो आपका कैंसिल हो गया। केवल बचेगा 8 पाई r इंटू डेल्टा आर। फॉर्मूला लगा दीजिए, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि आपके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि इंटू पृष्ठ तनाव। तो यहाँ से इसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा 8 पाई r इंटू डेल्टा आर इंटू कैपिटल टी के बराबर।
अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 आपकी ये लिखी है, समीकरण 2 ये मिल गई। यहाँ से एक दूसरे को वैल्यू का बराबर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं, तो दोनों तरफ से इक्वल करेंगे तो जो वैल्यू आपकी कैंसिल आउट होनी है वो कैंसिल हो जाएंगी। इसको और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये वैल्यू आपके पास मिलेगी 4πr²। तो यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल करिएगा और डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल होगा, एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा और 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास बचेगी P इक्वल्स टू ये आ जाएगा कैपिटल 2T अपॉन कैपिटल आर। तो ये आ गया आपके पास में दाबादिक, जो किसके लिए है, बूंद के लिए है, P इक्वल्स टू 2T अपॉन कैपिटल आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव की बूंद के भीतर अगर दाबादिक पता करना है तो दाब आधिक्य का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास में आएगी 2T अपॉन कैपिटल आर के बराबर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आते हैं, द्रव में बने वायु के बुलबुले के अंदर अगर दाब आधिक्य पता करना हो तब भी उसका मान इतना ही रहेगा, P इक्वल्स टू 2T अपॉन कैपिटल आर आएगा। सी पॉइंट में आते हैं, वायु में बुलबुले के लिए अगर कहा जाए तो उसमें भाई उसका डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कारण भी मैंने आपको बता रखा है कि वायु में जो बुलबुला बनता है उसके अंदर भी हवा होती है और बाहर भी हवा होती है, इसलिए उसके कितने पृष्ठ लिए जाएंगे, 2 पृष्ठ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पिछले वाले पॉइंट्स में जहाँ आप देख रहे थे केवल 2T अपॉन आ रहा था, अब यहाँ पर आएगा P इक्वल्स टू 4T अपॉन आर। सभी कंपटीशन वाले स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरह से मेंशन कर लीजिए इस बात को। साबुन के बुलबुले के भीतर भी अगर दाब आदिक आपको पता करना है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ऑफ सोप बबल, तो उसमें भी साबुन के बुलबुले में भी 2 मुक्त पृष्ठ वायु के संपर्क में होते हैं, इसलिए वहाँ पर भी 2 पृष्ठ कंसीडर किए जाएंगे। तो वहाँ पर P इक्वल्स टू आप 40 अपॉन आर का यूज़ करेंगे। ओके, तो 40 अपॉन आर आपकी हेल्प करेगा साबुन के बुलबुले के भीतर दाब आदिक का मान पता करने के लिए। बात करते हैं अब कैपेबिलिटी के बारे में, केशकत्व के बारे में। तो केश नली के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी केश के समान एक पतली नली जिसमें कोई भी द्रव ऊपर या नीचे चढ़े। तो उस केश नली में द्रव के ऊपर या नीचे चढ़ने की जो घटना है उस घटना को हम केशकत्व कहते हैं। कॉज क्या होता है उसमें, केश नली में द्रव के ऊपर या नीचे चढ़ने का कॉज होता है उसके अंदर दाब आदिक्य का होना। ठीक है, मेन रूप से पृष्ठ तनाव ही है, और सरफेस जो है वो अवतलाकार है या उत्तलाकार है, उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि द्रव ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा। तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जैसे प्रेशर में अंतर कहाँ कहाँ पर है, बाहर का जो सरफेस का प्रेशर है और अंदर जो केश नली के अंदर का जो प्रेशर है वो दोनों इक्वल नहीं है, जबकि जो द्रव है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके तल के सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। तो यहाँ पर जो द्रव का तल है उसको एक समान करने के लिए ये द्रव इस ऊंचाई तक मेंटेन करता है, इस ऊंचाई तक चढ़ जाता है। वहीं अगर हम, ये बात हो रही थी जल के बारे में, जल जैसे या वे जिनका थीटा यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है, वो द्रव केश नली में क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। इस बात को भी ध्यान रख लीजिए, वही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ऐड हैं। बात करते हैं मरकरी के बारे में। तो पारा जो द्रव में से को नहीं भिगोता है या जिसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, वो द्रव में नीचे की तरफ उतरते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं P माइनस 2T अपॉन आर, ठीक है, तो वही प्रेशर जो है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कितनी हाइट तक जाएगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला जिस तरीके से मैं याद करता हूँ तो वो है 2T कॉस थीटा दिस इक्वल्स टू आर एच रो इंटू जी। सभी के मान पता कर लेते हैं। कैपिटल T आपका पृष्ठ तनाव है, आर आपका रेडियस है, एच चढ़े हुए जल की ऊंचाई या गहराई है, अगर वो नीचे उतरता है तो रो द्रव का घनत्व है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो बेसिक फार्मूला, इस फार्मूले को आप रट लीजिए, दिमाग में बिल्कुल धारण कर लीजिए कि 2T cos थीटा इक्वल्स टू आर एच रो जी। ये आपको भूलना नहीं है, कैसे भी नहीं भूलना। 2T cos थीटा इक्वल्स टू आर एच रो जी। सबके मान मैंने मतलब आपको बता ही दिए। अगले पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने आ रहे हैं जूरिन का नियम। तो जूरिन का नियम में क्या है कि केश नली में जो भी द्रव या स्तंभ में द्रव स्तंभ की ऊंचाई है या केश नली की त्रिज्या, उसका गुणनफल नियत होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखें, सभी को कांस्टेंट कर दीजिए, सिर्फ आर और एच को छोड़ दीजिए। आर जहाँ त्रिज्या है केश नली की त्रिज्या, और एच उसमें चढ़े हुए या उतरे हुए द्रव स्तंभ की ऊंचाई। तो यहाँ पर बाकी सभी चीज़ें आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी। कहने का मतलब ये होगा, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि केश नली जितनी पतली से पतली होगी उसमें चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई उतनी ही ज़्यादा होगी। आर का वैल्यू और एच का वैल्यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी एच का मान कम होगा आर का मान उतना ज़्यादा होगा, एच का मान जितना ज़्यादा होगा आर का मान उतना कम होगा, एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1H1 इक्वल्स टू R2H2। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक एक फार्मूला आपको इकट्ठा करना है, सक्सेस लेनी है। तुरंत कोई जादू नहीं होता है, कोई मैजिक नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको बने रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि अगर हम केश नली की लंबाई इतनी कर दें, जैसे मान के चलिए पहले कोई केश नली थी, उसमें द्रव उसकी एच ऊंचाई तक आधी तक चढ़ रहा था। अगर इसको तोड़कर आधा कर दिया जाए, यानी इसकी लंबाई को अपर्याप्त कर दिया जाए, और कोशिश ये की जाए कि अब जो द्रव इसमें चढ़ रहा था वो इसके बाहर निकल ले,
फुहारे की तरह बन जाए, फुहार के रूप में बाहर निकलने लगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो द्रव की अपर्याप्त लंबाई की केश नली के ऊपरी सिरे से बाहर फुहार के रूप में या किसी अन्य रूप में नहीं निकल सकता। तो इसी पॉइंट को मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, क्योंकि एक परीक्षा के प्रश्न में मैंने इस क्वेश्चन को देखा था। बात करते हैं अगले वाले। अच्छा, इस चीज़ को शामिल कर लें, ये चीज़ थोड़ा सा छूट रही थी, तो उसमें देख लीजिए कि किस तरीके से इसकी वैल्यू बराबर आती है। तो जैसे बताया था आपको, दाब आधिक्य का मान 2t अपॉन कैपिटल आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर पी का जो फॉर्मूला हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पी बराबर एच रो जी होता है, पी बराबर एच डी जी, जहाँ डी घनत्व होता है और एच पारेतल की ऊंचाई और जी गुरुत्व त्वरण होता है। तो अगर इसको दाब आधिक्य को जितना कम पड़ रहा था, यानी 2t अपॉन आर के बराबर अगर रख दिया जाए, तो यहाँ से पता किया जा सकता है कि ये फॉर्मूला आपको कैसे मिला, 2t cos थीटा इक्वल्स टू आर एच रो जी। तो उस फॉर्मूले के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के क्या कर दें, इक्वल कर दें। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो जब आप बराबर करेंगे तो एच रो जी इक्वल्स टू 2t अपॉन कैपिटल आर के बराबर मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ रो घनत्व है और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण। बात आती है केश नली की त्रिज्या को इसमें कैसे शामिल किया जाए। वहीं पर अगर वक्रता त्रिज्या ली जा रही है, भाई मेन रूप से आप अंतर समझिए। सबसे पहले बात तो यहाँ पर यह है कि जो कैपिटल आर है वो क्या है, ये जो सरफेस बन रही थी, इस सरफेस को अगर पूरा गोला बना दिया जाए तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस होगी वो थी आपकी कैपिटल आर। और बात कर रहे हैं स्मॉल आर के बारे में, तो स्मॉल आर है उस केश नली की रेडियस। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू ये, और ये है आपका कैपिटल आर, और थीटा बनने वाला है इसके बीच में ये। तो इसके लिए आप यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालें, या स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा कैपिटल आर दिस इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा का मान अगर आप लिखें तो दिस इक्वल्स टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ओके, तो यहाँ से वैल्यू प्लेस कर दीजिए कैपिटल आर की, और कैपिटल आर की जब वैल्यू आप प्लेस करेंगे तो जैसे देख पा रहे हैं फॉर्मूला आपको मिलेगा आर एच 2t कॉस थीटा इक्वल्स टू अपॉन आर रो जी। तो यहाँ से वही फॉर्मूला आपको जैसे मैंने बताया 2t कॉस थीटा इक्वल्स टू आर एच रो जी आपको मिलता है। लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, केश नली को अगर तिरछा कर दें तो द्रव के उन्नयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो केश नली को अगर तिरछा कर दें तो क्या द्रव उसके ऊपरी सतह से निकलने लगेगा, ऐसा होगा? तो नहीं होगा ऐसा। इस चित्र के माध्यम से आप समझिए। तो मैं यही कह रहा था कि अगर कोई केश नली सीधी रखी हुई है तो उससे अगर तिरछा कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये केश नली आप देख रहे हैं, ये केश नली आपकी सीधी रखी हुई है, अगर इसको तिरछा कर दिया जाए तो इसमें चढ़े हुए द्रव की लंबाई और ऊंचाई एच में क्या संबंध होगा, उस चीज़ का मान हम लोगों को पता करना है। तो इसी के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन भी पूछे गए, तो इस टॉपिक को भी मैंने इसमें शामिल किया। तो इसमें फार्मूला आप लोग देख लीजिए कि एच इक्वल्स टू, तो पुराना वाली फार्मूला है 2t cos t इक्वल टू आर एच रो जी। अगर इनमें रिलेशन आपसे पूछा जाए तो आप इजीली वहाँ से आप पता कर सकते हैं, लंबाई, चढ़े हुए द्रव की लंबाई और एच में का संबंध निकालना हो तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एल इक्वल्स टू एच अपॉन कॉस ऑफ एल्फा। समझ रहे होंगे, एच चढ़े हुए जल की लंबाई है, ऊंचाई है सॉरी, और तिरछा करने पे जो ऊंचाई, जिस लंबाई तक द्रव चढ़ रहा है वो लंबाई आपकी एल के बराबर है। चित्र में ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर यही चीज़ हम आपको बता रहे थे कि ऊंचाई एच के बराबर है और चढ़े हुए जल की जो द्रव की लंबाई है आपका एल का काम करेगी, और इनके बीच का कोण ये है आपका एल्फा। तो यहाँ से आप उस संबंध को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरिटी इन अ डेली लाइफ। दैनिक जीवन में केश धातु के क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं केश नली के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले पिन की, जैसे पहले स्याही वाली पिन चलते थे तो उनकी निब जो होती थी बीच में से थोड़ी सी फटी रहती थी। ठीक है, तो उसमें एक जो भी फटा हुआ भाग था उसमें केश नली की तरह काम करता था, इसमें से लगातार स्याही जो थी फ्लो करती रहती थी। एक भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फसल में पानी देने के बाद गुड़ाई कर दी जाती है, वर्षा के बाद किसानों खेतों की जुताई कर देता है, क्योंकि उसमें मिट्टी की केशिकाएं बन जाती हैं जिनसे वाष्पीकरण होता रहेगा और पानी उसमें से निकल जाएगा। तो क्या करते हैं कि उनको तोड़ दिया जाता है जिससे कि वाष्पीकरण ना बना रहे और मिट्टी में नमी बनी रहे। पौधों की जड़ों में आप पानी देते हैं, मूल में पाए जाते हैं, वही केश नली का कार्य करते हैं। इनके द्वारा पौधे मिट्टी से जल और लवण का घोल ऊपर भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचता है। तो वहाँ पर जो फाइबर है वो भी तने में जो कोशिकाएं हैं वो वहाँ पर केश धातु का कारण करते हैं। इसी तरह से देखा होगा स्याही सूखता पेपर जो होता है उसमें भी अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केश नलियों का कार्य करते हैं, और उसमें भी जो द्रव है, जो भी लिक्विड है, जो भी स्याही है, उसमें से जाकर सूखी जा सकती है। इसी तरह से लालटेन या लैंप की बत्ती की बात करें तो उसमें भी तेल जो है वो केश धातु यानी धागे की बनी हुई केश नलियाँ होती हैं, उनके सारे सारे धीरे धीरे ऊपर तक पहुँचता है। मोमबत्ती में पिघला मोम की बात करें तो वो भी धागे के सारे सारे ऊपर तक पहुँचता है। मिट्टी के डेले की बात की जाए तो वो गीला हो जाता है, क्योंकि थोड़े से ही भाग से जो उसमें असंख्य केश नलियाँ बनी हुई हैं उनके द्वारा भी जल ऊपर चढ़ता है। अगर आप उसके किसी कपड़े के ऊपर मोम रगड़ दें या तो वह वाटर प्रूफ बन जाएगा, यानी जो केशिकाएं होंगी उन कोशिकाओं को आपने बंद कर दिया, और जब वो बंद हो जाएगा तो उसमें कोई भी पानी नहीं भरेगा। इसी तरह से अगर आप टॉवल लें, कोई तौलिया लें, तौलिया का एक सिरा अगर पानी में डुबो देते हैं तो धीरे धीरे पूरा टॉवल आपका गीला हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ में मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। इसके ऊपर बेस आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।